नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। लक्ष्य दूर है, पथ दुर्गम है, किंतु पहुंचकर ही दम लेते। बाधाओं के गिरि शिखरों पर हमने तो चढ़ना सीखा है। ये लाइन आज मैं जानबूझकर पढ़ रहा हूं। ये मौजू है कल भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजित होने में। ये मौजू है कश्मीर में धारा 370 के खात्मे पर। अब पाकिस्तान को फिक्र यह है कि कहीं मौजू ना हो जाएं अखंड भारत के निर्माण पर। आज इस पर चर्चा क्यों? क्योंकि एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान पर पाकिस्तान की तरफ से आपत्ति आई है। वो बयान था कि अब राम मंदिर निर्माण तो हो गया, बारी है अखंड भारत के निर्माण की। पाकिस्तान विदेश विभाग के प्रवक्ता ने फौरन बयान जारी करके डॉक्टर यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदूवादी होने का आरोप लगा दिया। क्षेपक में और भी कुछ अपनी घिसी पिटी बातों को दोहराया कि भारत में मस्जिदें सुरक्षित नहीं है वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देने की वजह समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। बीते सितंबर महीने में नागपुर में अग्रसेन छात्रावास के बच्चों से संवाद के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत से एक बच्चे ने सवाल पूछा कि अखंड भारत का निर्माण संभव है। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि आप अपने बुजुर्ग होने से पहले अखंड भारत देख पाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। फिर संसद की एक पेंटिंग का जिक्र करना यहां लाजमी होगा जिसमें भारत का नक्शा अखंड भारत का ही है। तब भी पाकिस्तान ने विरोध करते हुए कहा था कि यह नक्शा इतिहास को बदलने और भारत की विस्तारवादी सोच को झलकाता है। तो आज बात करेंगे इसी मुद्दे की कि संघ और बीजेपी का अगला कदम क्या अखंड भारत ही है? क्या यह आसानी से संभव हो जाएगा? उतनी ही आसानी से जैसा कश्मीर के मसले में हुआ, जैसा राम मंदिर के मसले पर हुआ। अखंड भारत के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देश कैसे राजी होंगे? और यह भी कि पाकिस्तान क्या इस बात से भयाक्रांत तो नहीं है कि अखंड भारत का लक्ष्य भी भारत कहीं हासिल ना कर ले, क्योंकि जितने भी कमिटमेंट किए बीजेपी की सरकार ने कमोबेश वो सारे पूरे हुए। तो बहुतेरे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक बेहद खास पैनल के पास मैं जाऊंगा और कहूंगा कि जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराज गए, पूरा देश एक सूत्र में बंध गया। सोमवार को दम साधे लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे थे। उसी समय एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बयान दिया कि अब बारी अखंड भारत के निर्माण की है। कमोबेश यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही। चूंकि रामलला के विराजने पे नजर सिर्फ देश की नहीं बल्कि दुनिया की भी थी, जाहिर है कि पैनी नजर पाकिस्तान की भी होनी थी। पाकिस्तान ने फौरन बयान जारी करके कहा कि दो बड़े राज्यों एमपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदूवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपना वही पुराना राग यानी यूनाइटेड नेशन में कंप्लेंट वाला भी छेड़ा। पहले सुनिए मुख्यमंत्री ने कहा क्या था और पाकिस्तान के विरोध के बाद क्या जवाब दिया। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। वो सिंध, पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत वही बनेगा। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई। हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। कांग्रेस जानती है कि राम मंदिर मुद्दे पर कुछ भी बोलना उसे किस सीमा तक भारी पड़ सकता है। इसी वजह से सोमवार को जब रामलला विराजित हो रहे थे तब भी वो अपने दफ्तर को राम नाम पर रोशन किए हुए थे। पाकिस्तान के साथ तो जाहिर है वो जाने का दुस्साहस कर भी नहीं सकते थे, लेकिन संकेतों में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयानों पर आपत्ति जरूर जता दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी पहले प्रदेश की फिक्र करें, फिर बाकी मसलों की तरफ देखें। पाकिस्तान को भारत के मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के बयान की हम निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि वे मध्य प्रदेश की परिधि में ही चर्चा करें, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बनने की कोशिश ना करें। दरअसल पाकिस्तान की एक खीज नहीं बल्कि चिंता है, क्योंकि बीजेपी जो कह रही है उसे अमल में लाकर दिखा भी रही है। चाहे कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का मामला हो, चाहे राम मंदिर निर्माण का। संघ प्रमुख मोहन यादव भी अखंड भारत को लेकर पहले भी कई बार बोल चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान फिक्रमंद है कि यदि ऐसा भी कर दिया बीजेपी ने तो उसका होगा क्या।
ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। सबसे पहले तो एक छोटा सा भूल सुधार कर देता हूं कि त्रुटिवश मोहन भागवत जी की जगह मोहन यादव पढ़ा गया, उसके लिए माफी। और अब एक बेहद खास पैनल का मैं आपसे तारुफ करा दूं। सबसे पहले परिचय कराता हूं देश की पत्रकारिता का बहुत सशक्त हस्ताक्षर राजेंद्र शर्मा जी। कभी किसी पॉलिटिकल डिबेट या किसी टीवी डिबेट के शो में नहीं जाते, लेकिन आज हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकारा। बहुत आभार, बहुत स्वागत सर आपका। दूसरे मेहमान है जेपी धनोपिया, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है जेपी धनोपिया जी का। और तीसरे मेहमान है पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है, पंकज जी का भी बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं धनोपिया जी से। धनोपिया जी, बीजेपी ने जो जो कहा, ट्रिपल तलाक हम यहां मेंशन करना भूल गए, जो भी उनके एजेंडे में था, ट्रिपल तलाक हुआ, 370 खत्म करना हुआ, राम मंदिर निर्माण हुआ, अब ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में क्या क्या है ये तो भाजपा ज़्यादा जानती है। जहाँ तक जिन बातों की आप बोल रहे हैं, 370 का सवाल था, 370 तो वैसे ही खत्म होने की स्थिति में थी, वो तो अस्थायी रूप से थी, उसका कोई नहीं है, किया उन्होंने, अच्छी बात है। राम मंदिर का जहाँ तक सवाल है, पूरा देश इस बात के लिए लामबंद था कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने स्वयं 89 में ताला खुलवाया था, शुरुआत की थी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, उन सबके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जहाँ तक आज आदरणीय मोहन यादव जी का जो बयान है अखंड भारत का, उसमें पाकिस्तान की टिप्पणी की मैं भी निंदा करता हूं। किसी से पाकिस्तान को इस तरह की बातें करने को अधिकार नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, हमारे देश के लिए, हमारे देश के बारे में बात करने का है। लेकिन जहां तक मोहन यादव जी का सवाल है, वो प्रदेश के बारे में बात करें, प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें कि वो ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि अभी तो पहले आप अखंड भारत का नक्शा दिखाइए कि अखंड भारत कहाँ से था, कहाँ से कहाँ तक आप मानेंगे। पार्लियामेंट में लगाया नहीं इन्होंने? नहीं, दिखाइए, उसे पब्लिश करिए। आप पार्लियामेंट में लगाया वो तो उन्होंने अपना लगाया संघ परिवार वाला। तो मेरा कहना है अखंड भारत की जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर दीजिए, और हम स्वागत करते हैं, आपके साथ हैं। और पाकिस्तान वगैरह जो है इन सब भपकियों में, धमकियों में मत आइए, हम आपके साथ रहेंगे। इस बात के लिए हम बिल्कुल खुल के बोलते हैं। राजेंद्र शर्मा साहब को इन कर लेते हैं, बहुत विद्वान, बहुत वरिष्ठ पत्रकारिता का बहुत बड़ा हस्ताक्षर है। सर बहुत स्वागत। और आपकी टिप्पणी चाहूंगा, ये जो बयान आया और पाकिस्तान का जो विरोध आया उस पूरे मसले को लेकर, और दूसरा कितनी मुश्किलें आपको लगता है या कितना आसान अखंड भारत का निर्माण? देखिए, स्वप्न को साकार होने में समय तो लगता है जी। भारत का विभाजन यह तो अभी अभी की घटना है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो एक खंडित भारत के रूप में हमें आज़ादी मिली। अभी अभी उन्होंने 500 साल पहले हुई एक गलती का परिष्कार किया है। राम मंदिर का निर्माण 500 साल पहले मीर बाकी के माध्यम से राम मंदिर को ध्वस्त कर उसके स्थान पर अपनी एक मस्जिद का निर्माण करने की घटना हुई थी। लेकिन उसकी जो आग है वह देश भर के लोगों के अंतःकरण में लगातार 500 वर्षों से धधकती रही, और उस आग की ही ऊर्जा राम मंदिर के निर्माण के रूप में प्रकट हुई है। जहाँ तक मोहन जी का कहना है, मोहन जी यादव का, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो वह तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक अपने संघ की शाखा में जब भी प्रार्थना करता है तो उसकी अंतिम पंक्ति है संस्मृता अखंड भारता, अर्थात हम अखंड भारत को निर्माण करने का जो संकल्प है उसे सदैव स्मरण में रखें। तो जो चीज़ स्मरण में रखी जाती है वो कभी न कभी तो कार्यान्वित होती है। हमारा देश आज का नहीं है, हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है। उतार चढ़ाव हमने बहुत देखे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव में जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना चाहिए वो लक्ष्य प्राप्त करने की ओर भारत सदैव आगे बढ़ता रहा है। हमारे देश का संविधान बना था, तो संविधान जब बना उस संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं हम जानते हैं जी। तो अगर इसमें कोई वैधानिक कठिनाई भी है तो हमारी संसद ही इस बात के लिए है कि उन संवैधानिक आवश्यकताओं का संशोधन वो कर सकती है, तो वह एक लोकतांत्रिक तरीका ही होगा। तो लोकतांत्रिक ढंग से ही अखंड भारत का निर्माण किया जा सकता है। अब वो परिस्थितियां कब कैसी बनती है, उस समय 1947 में तत्कालीन जो नेतृत्व था उस नेतृत्व की विवशता थी जिसने विभाजन को स्वीकार किया जी। लेकिन यह विवशता प्रत्येक पीढ़ी नेतृत्व के सामने सदैव बनी रहेगी
और वो विवश देखता रहेगा, ये कतई आवश्यक नहीं है। इतिहास अब बदलता है, करवटें लेता है। अगर ईश्वर ने चाहा तो जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसा ही इस राष्ट्र मंदिर का भी संपूर्ण निर्माण अखंड भारत के रूप में अगर कभी हो जाए और भारतवासी अगर इस संकल्प को अपने अंतःकरण में सदैव धारण रखें तो वह असंभव नहीं है। ठीक है जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, जी। पाकिस्तान तो प्रतिदिन इस भय से आक्रांत है कि पता नहीं उसका अस्तित्व कब तक है। प्रतिवर्ष वह उसका जो अपना पतनोन्मुखी देश है, वहाँ समस्याएं पैदा है, उसके सामने सब प्रकार की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों में एक अस्तित्व बचाने का संकट भी है। पाकिस्तान का भारत उसको समाप्त करे यह कतई आवश्यक नहीं है जी। पाकिस्तान के लोग ही उसको समाप्त करने के उसकी जो स्थितियां हैं उसमें वह उस दिशा की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब ये हमारे हाथ में यह अवसर कब आता है जब हम अपने देश का जो अखंड निर्माण है वो कर सकें। आज पाकिस्तान में अनेक लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि इससे तो अच्छा होता देश विभाजित नहीं होता। ठीक है सर, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं जी। जो मुसलमान है वो मुसलमान ज्यादा सुखी नजर आता है। सर एक बार पंकज जी को इन कर लेते हैं। सर बीजेपी का भी इस पे रुख समझ लेते हैं। पंकज जी, एक जो बात कही जाती है वियतनाम और जर्मनी का उदाहरण देते हुए, उस वक्त उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, उनके गुणधर्म बिल्कुल अलग थे, वहां के हालात बिल्कुल अलग थे। जैसे शर्मा सर कह भी रहे हैं कि भाई हमारा विभाजन तो एक तरह से कट्टरता के आधार पर हुआ, उस समय का माहौल बिल्कुल अलग था। ये का कैसे संभव हो पाएगा और बाकी के भी जो देश हैं वो कैसे आ पाएंगे यदि मान लीजिए ये अवधारणा चली तो अखंड भारत की? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले जीवन में चाहिए होती है आशावाद, और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का प्रत्येक स्वयंसेवक इस बात को लेकर बहुत आशा रखता है और आशा ने अपनी पूर्ण विश्वास है। और जैसा परम पूज्य सरसंघचालक जी ने कहा नागपुर के उद्बोधन में कि ऐसा संभव है कि जब तक हमारी पीढ़ी अवसान की ओर होगी तब तक संभव है कि अखंड भारत का वो जो स्वप्न है वो साकार रूप ले ले। राम मंदिर 500 वर्ष लगे और हम सब ऐसा मानते हैं प्रवीण जी कि इससे बड़ा सौभाग्य नहीं कि हमने और आपने हमारे अपनी प्रत्यक्ष इन नेत्रों से प्रभु श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी सर। बेशक मैं इसीलिए आपसे परिहास से बोला था कि कल से सबका खून बढ़ा हुआ है जब से प्रभु श्री राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठित हुआ है तब से। और जिस प्रकार का विरोध कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को लेकर, खाली राम मंदिर विषय नहीं प्रवीण जी, इस देश में टीकाकरण एक बड़ा विषय था। मैं कोविड की बातचीत कर रहा हूँ। इस देश में गरीबों को कोविड के बाद घर घर राशन का विषय था। ऐसे ज्वलंत विषय भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने असंभव को संभव किया है। धारा 370 समाप्त करने का स्वप्न था, साहस नहीं था लोगों में, पर मोदी जी ने, बीजेपी ने साहस दिखाया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था पर सरकार ने साहस दिखाया और स्वप्न पूरा हुआ। तो संभव क्यों नहीं है कि 77 साल पहले बना पाकिस्तान जो हमारा हिस्सा था, हमारी सीमा ईरान तक थी। 144 साल पहले बना से अलग हुआ अफगानिस्तान, वो हमारी सीमा थी। हम यदि नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें, म्यांमार की बात करें, भूटान की बात करें, नक्शा लगा है धनुप्रिया जी, जाइए संसद में, बचे कम है 44 लोग बचे तो देख ही कम पाते हैं, जो हैं वो बहिष्कार करके भाग जाते हैं तो देखेंगे नहीं। प्रवीण जी उस प्रवृत्ति सोच की बात है और जो बार बार स्मृत होता है, जो स्मरण में आपको विस्मृत नहीं होता, जिसका स्मरण है ना प्रवीण जी, उसका मरण यानी मृत्यु नहीं होगी उसकी। इसीलिए ये स्वप्न हर भारतीय को, वो भारतीय जो संतुष्टिकरण की बात करता है, तुष्टिकरण वाला भारतीय नहीं, तो तुष्टिकरण करने वाले तो विभाजन करते हैं। देश को बांट दिया 47 में, सहर्ष तैयार हो गए सिर्फ इसलिए कि नेहरू प्रधानमंत्री बन जाए। एक ही जिद थी और बाद में फिर नेहरू जी और फिरोज भाई, उनका परिवार आज कांग्रेस का स्वामी आधिपत्य है। तो जिनके मन में संतुष्टि का भाव है, जो तुष्टिकरण नहीं करना चाहते, वो निश्चित तौर पर अखंड भारत के स्वप्न को जीवित रखेंगे। और यदि स्वप्न जीवित है प्रवीण जी तो साकार होगा। यदि स्वप्न यदि जीवित है तो साकार होगा। पंकज जी माफ कीजिए, रोक रहा हूं आपको, एक बार धनुप्रिया जी को इन कर लेते हैं। धनुप्रिया जी, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। मोहन जी अभी सीएम बने, उनकी वैसी भी कोई ग्लोबल आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है तो इसके मायने पाकिस्तान के मन का भी तो एक डर है। उसे लग रहा है कि भाई हाँ, इन्होंने जो जो कहा, ट्रिपल तलाक कहा हटा दिया, उन्होंने राम मंदिर कहा बना दिया, उन्होंने 370 कहा हटा दिया, तो ऐसे तो ये डर को रिफ्लेक्ट नहीं करता पाकिस्तान का तुरंत रिएक्ट करना एक स्टेट के सीएम के बयान पर? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी
निश्चित रूप से एक गंभीर व्यक्ति है, विचारधारक व्यक्ति है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो विषय वो लेके चल रहे हैं वो विषय उनके अपने खुद की दिमाग की उपज तो नहीं है। कहीं ना कहीं अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी इस बात को किया संघ है। प्रमुख कह रहे हैं, कई मैं बार वही तो आपसे मोहन संघ भागवत प्रमुख जी कह भी रहे हैं, तो उस लाइन को आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसकी बहुत अंदर की बात जो मैं समझ पाता हूँ कि हम मध्य प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर जिस तरह के माहौल बनाते हैं, जिस तरह का भय का वातावरण निर्मित करते हैं, एक संप्रदाय को वो करने की बात करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं, तो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे अफगानिस्तान हो, यहाँ तो संख्या इतनी बड़ी पड़ी हुई है कि उनके अगर आप शामिल करने की बात करेंगे तो आपका होगा क्या। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है ना, ये सिर्फ एक सगुफा है और अखंड भारत को पहले प्रचार करने के लिए आप बताना पड़ेगा। पहले हम यही तो कर लें, मणिपुर के अंदर क्या हालत हो रही है देख रहे हैं। मणिपुर के अंदर कानून अलग बना हुआ है, मणिपुर के आगे की स्थिति बनी है। तो हमारे देश में ही एकता नहीं हो पा रही, हमारे देश में ही अखंडता नहीं हो पा रही। हम बात कर रहे हैं अखंड भारत की, करिए, अच्छा है, आपको सद्बुद्धि दे भगवान, बनाइए, लेकिन पहले देश को तो एक करिए, इस देश की जो घटनाएं उनको सम्मिलित करके समाधान निकालिए। लेकिन अगर बयान इतनी हल्का होता धनुपे जी, बयान इतनी हल्का होता तो फिर क्यों रिएक्ट करना पड़ता पड़ोस के देश को? मैंने तो कहा ना हल्का नहीं है, मैंने तभी आपसे कहा कि डॉक्टर मोहन यादव गंभीर व्यक्ति है, उन्होंने अपनी लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया है। मोहन भागवत जी ने कहा है, उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी लाइन है, उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो रिएक्शन तो होना चाहिए। पाकिस्तान जैसा जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो बहुत ज्यादा एक आतंकवादी देश है पूरे विश्व के अंदर, उसकी क्या बात करना। पहले शर्मा सर के पास जाऊंगा। शर्मा सर को इन करते हैं। सर, जो कहा था संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने, मैं एक बार अक्षर से आपको रिपीट करा देता हूं कि उन्होंने कहा था कि अखंड भारत का निर्माण वैचारिक रूप से हिंदुत्व की अवधारणा और एकता की शुद्धि के विचारों से जुड़ा हुआ है। दुनिया में अभी हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारत मुख्य भूमि के अंग हैं। भारत मेरी माता है, ये भाव यदि उत्पन्न हो जाए, हमारे पूर्वज समान है, हमारे मूल्य जिसके आधार पर संस्कृति बनती वो भी समान है, ये उन्होंने कहा। लेकिन बाकी के देश, आपको लगता है पाकिस्तान या बाकी के देश, श्रीलंका या म्यांमार, ये सब भारत मेरी माता है कहने पर राजी हो जाएंगे कभी आगे चल के? क्यों नहीं संभव है। मैं राम मंदिर के उदाहरण से ही अपनी बात रखूंगा जी, कि जब बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था तो देश भर में बहुत से उपद्रव हुए थे, लेकिन जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो छुटपुट कांग्रेसी नेताओं के जिन्हें अनुत्तरदायित्व पूर्ण बयानों के अलावा आपको कोई प्रतिक्रिया या कोई जिसे घोर प्रतिक्रिया कह सकते हैं, वैसा कहीं दिखाई नहीं दिया। अपितु जो बाबरी मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति था, परिवादी था, वह स्वयं भगवान राम के इस लला के मंदिर के मुख्य समारोह में उपस्थित हुआ। मैं इसको केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति नहीं मानता हूं, यह इस देश का जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समाज है, जिसका सोच राष्ट्रीय है, उसके विचारों में आया हुआ परिवर्तन मानता हूं। और राम मंदिर के प्रति ओबीसी चाहे जो बोलते हो कि हमें 6 दिसंबर को याद करना है, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक जो अल्पसंख्यक हैं, उनका बहुसंख्यक वर्ग इस बात को स्वीकार करता है कि राम इस देश के हैं। राम को तो इस देश और उसको वो अपना पूर्वज भी स्वीकार करते हैं। टीवी की लेकिन सर ये विद इन द कंट्री तो ठीक है, देश के अंदर जिस देश का निर्माण ही हमारे विरोध से हुआ हो, जिस देश का बच्चा बच्चा आम लोग तक हमसे एक तरह से बहुत कड़ी क्रूरता की हद तक जाके चिढ़ता हो, बहुत सारे लोग के भी भारत को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो, वो हमारे झंडे के नीचे कैसे आएगा? हमारे झंडे के नीचे आप दुनिया भर के मुस्लिम देशों की दशा देख लीजिए। वे आपस में जितने लड़ रहे हैं, जितने इस्लामिस्ट जो देश हैं, उनकी आपस में जितने संघर्ष हो रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को समाप्त कर देने की हद तक, तो आज नहीं तो कल विश्व का जो परिदृश्य है उसमें इनकी जो आत्मघाती लड़ाइयां हैं वे उनको स्वयं लेकर डूबेगी। पाकिस्तान की लगभग यही दशा होने वाली है। पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश उनसे टूटा, उसी प्रकार से उस पाकिस्तान के जो बाकी हिस्से वे भी टूटेंगे और एक न एक दिन वे भारत के साथ जुड़ेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपने कहा कि मोदी जी अपना जो संकल्प है पूरा करते हैं, हमारी संसद का भी यह संकल्प है कि हम जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का जो हिस्सा है
उसे प्राप्त करके रहेंगे तो शायद वहीं से इसकी शुरुआत होगी अखंड भारत का जो वास्तविक स्वरूप है उसके आने की। पंकज जी को इन कर लेते हैं। पंकज जी, ये जो शर्मा सर कह रहे हैं, आप सहमत हैं इस बात से कि ये एक तरह का एजेंडा हो जाएगा, एजेंडा इस भाव में कि उसके प्रयास तेज हो जाएंगे जैसे बाकी के मसलों को लेकर हुए? कि शगुफा है तो लोगों को 370 हटाना शगुफा लगता था, प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण शगुफा लगता था, ट्रिपल तलाक का शगुफा लगता था, पर शगुफे तुष्टिकरणवादियों के लिए हैं, राष्ट्रवादियों के लिए, संतुष्टिकरणवादियों के लिए शगुफा नहीं यथार्थ है और निश्चित तौर पर सच है। और बिल्कुल आदरणीय शर्मा जी ने ठीक कहा। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान का बलूचिस्तान का हिस्सा जो ईरान की बॉर्डर पर लगा हुआ है, झगड़ा हुआ, ईरान ने हमला किया बलूचिस्तान में, पाकिस्तान पे कुटपिट कर रह गया, पाकिस्तान कुछ विरोध नहीं कर पाया। जबकि यदि सैन्य शक्ति की बात करें तो पाकिस्तान एक ही इस्लामिक पावर है, देश है जिसके पास एटॉमिक पावर है, एक ही देश दुनिया का इस्लामिक देश जो एटॉमिक पावर रखता है, पर ईरान ने कूटा भी 7 दिन पहले। तो ऐसी दुर्दशा है। और जहां तक अखंड भारत का विषय है तो मैं फिर कह रहा हूं प्रवीण जी कि आशावाद और स्वप्न ये होते ही पूर्णता के लिए, और ये प्रभु का वरदान है आशावाद और उत्साह। तो हर भारतीय मां भारती का परम वैभव देखने वाला उत्साहित है, आशा रखता है कि वो अखंड भारत का स्वप्न जो हमारा अखंड भारत था, जिसका मानचित्र देश की नवीन संसद में है, जहां कांग्रेस के लोग, तुष्टीकरण करने वाले लोग देख सकते हैं। और जिनको शिगुफा लगता है उनको 2-2, 3-3 प्रमाण है, धारा 370 समाप्त, ट्रिपल तलाक समाप्त, राम मंदिर की कल प्राण प्रतिष्ठा और बहुत सारे विषय हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो संघ के विचार परिवार के आधार पर मां भारती के परम वैभव राष्ट्रवाद के लिए काम करेगी। कांग्रेस के पेट में दर्दो बना रहे, जो मोहन यादव जी ने कहा, पूज्य मोहन भागवत जी की लाइन है संघ की, उसको आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है, दम के साथ बढ़ाएंगे आगे। बिल्कुल। धनोपे साहब, कोई सामाजिक सुधार का एक, अगर एक सवाल लीजिए, सामाजिक सुधार का या सामाजिक सुरक्षा का कोई मॉडल बना ले, मान लीजिए इंडिया की गवर्नमेंट, और ये अच्छा लग जाए पाकिस्तानियों को, सब इस तरह से रखेंगे हम, आइए सब सारे लोग एक हो जाइए, ठीक है, तो आप भी कराची पेशावर यहाँ भी चुनाव लड़िएगा फिर आने वाले दिन में, यदि ये सही हुआ तो? नहीं, पाकिस्तान की मानसिकता को देखते हुए पाकिस्तान के बारे में तो चर्चा करना ही नहीं चाहिए, वो तो आतंकवादी देश है। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, जो राज सरकार में होते हैं, जो पार्टी होती, करते ही हैं। हाँ, 370 से बेरोजगारी खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक से भी सारी समस्याएं खत्म हो गई, लोगों को रोजगार मिल गया, लोग पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेके बहुत आगे निकल के आ गए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर ये मान के चलते हैं कि इससे तरक्की हो रही है तो स्वागत है, करिए आप, स्वागत योग्य कदम, उसमें कोई बात थोड़ी है। मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि अखंड भारत को पहले आप दिखाइए, डिफाइन तो करिए कि अखंड भारत में हमारा ये था, और अखंड भारत की बात एक प्रधानमंत्री जी के लेवल से हो सकती है, देश के राष्ट्रपति के लेवल से हो सकती है, मुख्यमंत्री जी के लेवल से सिर्फ प्रदेश की बात होना चाहिए, सब सब्जेक्ट इस बात का है। पंकज जी, उनको मतलब मुद्दे पे आपत्ति नहीं है, लीड कौन कर रहा है इस पे आपत्ति? छोटा जवाब, फिर शर्मा सर के पास जाऊंगा। हर भारतीय जो मां भारती का वैभव चाहता है वो अखंड भारत की इस मुहिम को लीड कर रहा है। भारत का बच्चा बच्चा जैसे राम काम का था ना, ऐसे हर भारतीय जो है वो अखंड भारत के काम का है, अखंड भारत के नाम का है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो वोट बैंक करते, तुष्टीकरण की राजनीति करते, जिन्होंने देश को बांटा, समाज को बांटा, जाति धर्म की राजनीति करी, यानी कांग्रेस, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, ऐसे जुमले शामिल तो नहीं हो जाएगा। मां भारती का वैभव चाहने वाला अखंड भारत का लीडर है, हर भारतीय लीडर है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ना, जुमला तो साबित नहीं होगा कि 15 लाख बैंक में आएंगे, माफ कीजिए सर, शर्मा सर को इन करूंगा, जुमला तो नहीं जाएगा। माफ कीजिए शर्मा सर को इन करूंगा। सर, एक जो बात है जो अभी मैंने शुरुआत में करी थी, बीजेपी से भी पूछा, कांग्रेस से भी पूछा, आपका बहुत सुदीर्घ अनुभव है, आप बहुत अच्छे से बिटवीन द लाइन पढ़ लेते हैं। जो मैंने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री यदि किसी मसले पे कह रहे हैं और उस पर तुरंत पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है, तो क्या ये डर पाकिस्तान के मन में भी नहीं होगा? आपको लगता है कि इन्होंने ये 3 गोल अचीव कर लिए, 4 गोल अचीव कर लिए, तो अखंड भारत भी अचीव कर सकते हैं, इसी डर से उसने तुरंत विरोध जताया? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मैंने अपने वक्तव्य के पहले ही कहा था कि यह तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रारंभिक संकल्प रहता है कि हम अखंड भारत को सदैव स्मरण रखेंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का सवाल है, पाकिस्तान में अभी कुछ दिनों बाद ही वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, तो उनका ऐसे मसले पर रिएक्शन करना स्वाभाविक है। और
हम जब भी अखंड भारत की बात करेंगे, हम तो कश्मीर की बात करते हैं तब भी पाकिस्तान को मिर्ची लगती है, वो कुछ भी ऊटपटांग बयान अपने दिया करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो भारत जैसे राम मंदिर बना तो आज राम मंदिर के पक्ष में कोई राजनीतिक दल, कुछ जो घोषित रूप से इसके विरोधी हैं उनकी बात अलग है, स्पष्ट रूप से उसके विरोध में नहीं आया। तो वह समय भी इस देश में आएगा जब हमारे देश का विभाजन गलत हुआ था। हमारी भारत माता का अखंड स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए। भाई धनोपिया जी ने पूछा कि भारत का अखंड भारत का स्वरूप क्या है, तो अखंड भारत का स्वरूप तो वही, फिलहाल तो वही है जो कांग्रेस ने इस देश को बांटा था, वही स्वरूप हमको फिर से प्राप्त करना है। तो फिलहाल तो वही है, बाकी तो हमारा जो विराट सांस्कृतिक भारत है उसका स्वरूप हमारे सामने है। और भारत के अखंडता का अर्थ ये नहीं है कि सब देशों की सीमाएं समाप्त कर हम उनको अपने देश में मिला लेंगे। समय आने पर उसका स्वरूप कौन सा होता है यह समय बताएगा, लेकिन यह तब संभव हो पाएगा जब हम अपने अंतःकरण में इस भावना को सदैव विद्यमान रखेंगे। इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने हजारों वर्षों तक अपने देश की जो स्वतंत्रता है वह देश अपने पास न होते हुए भी जीवित रखी, और आज चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा होने के बावजूद भी अपना जो अस्तित्व न केवल बचाए हुए है अपितु पूरी धमक के साथ वो जिंदा है। तो अगर इजराइल जैसा छोटा देश फिर से अपने आप को पुनर्जीवित कर सकता है, तो भारत तो अभी भी बहुत विराट स्वरूप का है और अनेक देशों के बराबर है। और वह अगर अपना वास्तविक स्वरूप फिर से प्राप्त करना चाहता है तो भारत माता की जो कोख है वो बांझ नहीं है, वैसे अनेक नर रत्नों को जन्म दे सकती है जो इस स्वप्न को साकार कर सके। सर बहुत शुक्रिया, माफ कीजिए वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस बात से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी उसी पर खत्म भी करना होगा कि दरअसल जब आपके पास 3 से 4 आपके पास उदाहरण रखे हों जो गोल ऐसे लगता था कि अचीव हो पाएंगे कभी कि नहीं। मैं पंकज जी की बात से सहमत हूं कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अपने जीते जी मंदिर देख पाएगा, लेकिन मंदिर बने, रामलला बिराजे। तो जाहिर बात है कि अगर पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है तो वो भी हमारी तरह सोच रहा होगा कि कहीं ये वाला गोल भी तो इंडिया अचीव नहीं कर ले। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।